हेलो स्टूडेंट्स। वो क्लास 10 चैप्टर 1 का आज ये तीसरा लेक्चर है ना। तो सेकेंड लेक्चर में हमने टाइप ऑफ रिएक्शन देखा था और उसमें हमने 3 टाइप्स के रिएक्शन देखा था ना। कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखा था हमने, एक्सोथर्मिक रिएक्शन देखा था और डिकम्पोजिशन रिएक्शंस देखा था, है ना। तो उसी ऑर्डर में हम अब चौथा टाइप देखने जा रहे हैं जिसको बोलते हैं इसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या इसको सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। तो इसके पहले बेटा मैंने ना एक लेक्चर बनाया था आप लोगों के लिए। उसमें मैंने एक लेक्चर बनाया था हाउ टू रीड केमिस्ट्री, है ना, केमिस्ट्री को कैसे पढ़ें अच्छे से। तो उसमें आपको मैंने मेंशन किया था कि आप एक मेटल्स का रिएक्टिव सीरीज है उसको आप लोगों को याद करना है ना। उस वीडियो में आप देखोगे तो ये पेज 45 पे है, चैप्टर 3 के पेज 45 पे है और ये है, इसको बोलते हैं रिएक्टिव सीरीज ऑफ मेटल्स। ये मेटल्स का रिएक्टिव सीरीज है ना, केवल इसमें मेटल्स हैं, है ना। तो ये क्या होता है, इसमें जो है वो मेटल्स का कंपैरेटिव रिएक्टिविटी दिया हुआ है ना। जैसे अगर मैं इस सीरीज में देखो तो इसमें और भी मेटल हो सकते हैं, लेकिन जो मेटल्स आपके यूज में हैं, जिसके रिएक्शंस आपको बुक में कहीं यूज होगा, वही ज़्यादातर इसमें मेटल्स दिया हुआ है ना। तो सबसे अगर इस सीरीज में देखा जाए तो जो पोटेशियम है ये क्या है, मोस्ट रिएक्टिव है ना। तो पोटेशियम इज मोस्ट रिएक्टिव एंड एयू मतलब गोल्ड इज लिस्ट रिएक्टिव। इससे भी लिस्ट होता है प्लेटिनम। तो प्लेटिनम के कोई रिएक्शन है नहीं, वो कोई रिएक्शन करता भी नहीं है क्योंकि वो लिस्ट रिएक्टिव है। तो उसके बहुत कम रिएक्शंस होते हैं, है ना। वैसे तो गोल्ड के भी बहुत कम रिएक्शंस दिखेंगे आपको, सिल्वर तक के रिएक्शंस दिखते हैं, लेकिन ये क्या है, एक कंपैरेटिव रिएक्टिविटी है। इसका मतलब जो मेटल सबसे ऊपर है वो अपने नीचे वाले से ज़्यादा रिएक्टिव है ना। इसका बस ये मतलब है। जैसे पोटेशियम सोडियम से ज़्यादा रिएक्टिव है, सोडियम कैल्शियम से ज़्यादा रिएक्टिव है, कैल्शियम मैग्नीशियम से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ऊपर वाला एटम अपने नीचे वाले एलिमेंट से क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ये उसका ऑर्डर है। ये ऑर्डर मैंने बोला था आप याद कर लो, है ना। तो देखो अभी यहाँ ही पे इसकी ज़रूरत पड़ गई, है ना, चैप्टर 1 में ही। जैसे देखो कैसे इसको हेल्प मिलेगा समझने में। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, ये बोल रहा है कि अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेज अ लिस्ट रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड इन सॉल्यूशन फॉर्म। ये क्या बोल रहा है कि जैसे मान लो ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है ना। तो ये कंपाउंड है, कॉपर सल्फेट क्या है, कंपाउंड है। और ये किस फॉर्म में है, सॉल्यूशन के फॉर्म में है, क्योंकि एक्वस लिखा है। एक्वस मतलब कॉपर सल्फेट का वाटर में ये सॉल्यूशन है ना। तो ये क्या बोल रहा है कि अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेज अ लिस्ट रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड इन सॉल्यूशन फॉर्म। तो यहां पे देखो आयरन है, आयरन एक मेटल है और इसमें क्या है, कॉपर एक मेटल है ना। तो आयरन क्या है, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। देखो यहाँ पे आयरन यहाँ पे है और कॉपर यहाँ पे है, इसलिए आयरन क्या होगा, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है। तो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो ये क्या है, कॉपर सल्फेट कंपाउंड है इस सॉल्यूशन फॉर्म में। तो ये क्या करेगा, आयरन इस कॉपर सल्फेट में से कॉपर को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, है ना। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमें कहाँ दिखने में मिलेगा, मेटल्स में मिलेगा, है ना। उसमें एक मेटल होगा, है ना, इंडिविजुअल, और दूसरा मेटल का कोई क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, और वो लिस्ट रिएक्टिव होगा, है ना। तो जो मोर रिएक्टिव है उसके सॉल्यूशन से, उसके कंपाउंड के सॉल्यूशन से उसको क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, है ना। तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन क्या होता है, ब्लू कलर होता है ना। कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन ब्लू कलर का होता है ना।
इसके बाद से ये क्या बन जाएगा, FeSO4 का एक्वस सोल्यूशन बन जाएगा, है ना, फेरस सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन बन जाएगा और ये क्या हो जाता है, कलरलेस होता है और ये कॉपर जो है वो बाहर निकल जाएगा, है ना। और ये कॉपर कैसा होता है, ये शाइनी कॉपर का कलर कैसा होता है, कॉपर देखे होगे आप लोग, घरों में बर्तन होते हैं कॉपर के, तो उसका कैसा कलर होता है, शाइनी ब्राउन होता है ना। तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, शाइनी ब्राउन, ठीक है। और आयरन क्या होता है, शाइनी ग्रे कलर का होता है ना। अगर आयरन एकदम, है ना, नया है तो उसका कलर कैसा होगा, जैसे देखे होगे नेल्स होती हैं, आयरन नेल्स होती हैं, उसको देखोगे अगर नया रहता है तो कैसा रहता है, शाइनी ग्रे कलर होता है ना, ग्रे कलर का होता है, थोड़ी शाइन होती है इसमें, है ना। और ये सोल्यूशन कैसा होगा, ब्लू होगा। तो उसके बाद सोल्यूशन क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक। जैसे एक और मैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिखूं, जैसे मान लो मैं लिखूं के क्या है, सॉलिड है ना। अभी मेटल्स में जब अगला चैप्टर पढ़ेंगे मेटल्स नॉन मेटल्स, तो उसमें आपको पता चलेगा कि मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं, है ना। तो मेटल जहाँ भी लिखेगा वहाँ पे क्या लिखेंगे, सॉलिड, है ना। एक के देखो टोटल जो एलिमेंट्स अभी तक जो नोन हैं वो 118 हैं, 118। 118 में से 91 मेटल हैं केवल, और उन 91 में 90 जो एलिमेंट्स हैं वो सॉलिड फॉर्म में रहते हैं, है ना। और एक जो है मरकरी वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो जहाँ भी मेटल लिखोगे वहाँ लिखेंगे सॉलिड। तो जैसे मान लो पोटेशियम है और ये NaCl है, ये एक्वस है ना, सोल्यूशन फॉर्म में, तो ये क्या कर देगा, ये बना देगा KCl प्लस Na, है ना, KCl एक्वस, है ना। तो ये क्या कर देगा, चूंकि पोटेशियम सोडियम से ज़्यादा रिएक्टिव है इसलिए NaCl में से इसको Na को रिप्लेस करके KCl बन जाएगा और Na अलग बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी हम ले सकते हैं, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन जो है इसका नेचर कैसा है, इसमें जो है दबंगई चलता है ना। सिंपल भाषा में अगर समझो तो इस रिएक्शन में क्या चलता है, दबंगई चलता है। यानी जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है वो अपना दबंगई दिखाता है और लेस रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड से क्या कर देता है, भगा देता है, डिस्प्लेस कर देता है ना। दबंगई यहाँ पे दिखाता है ना। सपोज करो कि मतलब किसी का कोई गर्लफ्रेंड हो और उसको ज़बरदस्ती कोई आके उससे दोस्ती कर ले, इस टाइप से, तो यहाँ पे दबंगई चलती है इस रिएक्शन में। जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो लिस रिएक्टिव को उसके कंपाउंड से क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, भगा देगा, ठीक है। जैसे एक एक्टिविटी दिया हुआ है बुक में, उसमें क्या दे रहा है कि मान लो दो नेल हैं, ये दोनों क्या हैं, आयरन नेल हैं, दीज आर आयरन नेल्स। ये क्या है, आयरन नेल्स हैं ये, है ना। एक आयरन नेल को ऐसे ही रखा हुआ है, दोनों एकदम नए आयरन नेल हैं, है ना। और एक आयरन नेल को क्या किया है, ये क्या है, दो बीकर है, इसको ध्यान से समझो। ये दो आयरन नेल हैं, हमने क्या किया, दो आयरन नेल लिया, है ना, और दो सॉल्यूशन लिया कॉपर सल्फेट का, है ना। कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन लिया दो उसमें टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। एक टेस्ट ट्यूब में क्या किया, एक आयरन नेल को हमने क्या कर दिया, इमर्स कर दिया, डुबो दिया। एक आयरन नेल को एक इसमें से दोनों में से किसी एक में डुबो दिया। डुबोने के मतलब आधे घंटे बाद, 20 मिनट आधे घंटे बाद इसको हमने निकाला। तो जिस आयरन नेल को हमने डुबाया था, यानी मान लो ये टेस्ट ट्यूब 1 है, ये 1 है और ये 2 है
है ना। 2 में हमने आयरन नेल को डुबोया था, है ना, आधे घंटे बाद इसको निकाल लिया। तो ये जो कॉपर सल्फेट का जो कलर था, जैसे नॉर्मल कॉपर सल्फेट कैसा होगा, ब्लू कलर का, लेकिन जिसमें आयरन नेल डुबोया था उसका ब्लू कलर क्या हो गया, फेड हो गया, है ना, कलरलेस हो गया। ठीक, तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जिस टेस्ट ट्यूब में आयरन नेल को हमने डुबोया था उस टेस्ट ट्यूब में जो सॉल्यूशन था उसका कलर क्या हो गया, फेड हो गया, यानी ब्लू से कलरलेस हो गया, है ना। और ये इसमें डुबाया नहीं था तो ये ब्लू ही रहेगा, समझ में आ गया। उसके बाद जिस आयरन नेल को हमने इस सॉल्यूशन में डुबोया था वो आयरन नेल जो है वो उसका कलर कैसा हो गया, शाइनी ब्राउन हो गया, उसका कलर कैसा हो गया, शाइनी ब्राउन हो गया। और जो ओरिजिनल है जिसको नहीं डुबोया था उसका कैसा कलर है, शाइनी ग्रे कलर है, क्योंकि आयरन का कलर कैसा होगा, शाइनी ग्रे, और डुबोने के बाद उसका कलर हो गया शाइनी ब्राउन, है ना। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसा देखो इसलिए होता है कि जब भी ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूं, जब भी ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है तो जो हाई रिएक्टिव होता है, हाई रिएक्टिव जो मेटल होगा वो क्या होगा, सॉल्यूशन में डिजॉल्व होने लगता है, ग्रेजुअली क्या होने लगता है, डिजॉल्व होने लगता है ना। तो क्या हुआ कि जैसे इसमें आयरन नेल हमने डुबोया था तो आयरन क्या है, मोर रिएक्टिव है कॉपर के रेस्पेक्ट में, तो आयरन क्या होगा, इसमें डिजॉल्व होने लगेगा, और डिजॉल्व होने लगेगा और कॉपर को रिप्लेस करना शुरू कर देगा, है ना। तो इसमें क्या आ जाएगा, आयरन सल्फेट, इसके सोल्यूशन में अब क्या आ जाएगा, आयरन सल्फेट, और आयरन सल्फेट क्या होता है, कलरलेस होता है। तो ये इसलिए क्या हो गया, ये फेड होके कलरलेस हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, किसी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो मोर रिएक्टिव होता है वो सॉल्यूशन में ग्रेजुअली डिजॉल्व होने लगता है, और जो लेस रिएक्टिव होता है ना, इसमें लेस रिएक्टिव क्या है, कॉपर, तो जो लेस रिएक्टिव होता है वो मोर रिएक्टिव मेटल के ऊपर क्या करता है, कोटिंग बनाने लगता है ना। तो यहां पे क्या हुआ है, ये जो आयरन है इसके ऊपर क्या हो गई है, कॉपर की कोटिंग हो गई है, और कॉपर कैसा होता है, शाइनी ब्राउन कलर होता है ना। तो इसलिए ये नेल जो है ये क्या हो गया, शाइनी ब्राउन हो गया, समझ में आ गया। अब फिफ्थ रिएक्शन है, इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल, ये हो गया पांचवा रिएक्शन, इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखो सबसे पहला चीज तो ये समझ लो अंतर कि डबल डिस्प्लेसमेंट जो रिएक्शन है ये जो होता है वो आयनिक कंपाउंड में होगा। किस कंपाउंड में होगा, आयनिक कंपाउंड। अभी आप लोगों को आयनिक कंपाउंड के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है ना, ये 3rd चैप्टर में आप पढ़ोगे कि किसको आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। तो सिंपली इतना समझ लो कि जब मेटल किसी नॉन मेटल के साथ कंपाउंड बनाता है तो उसको बोलते हैं आयनिक कंपाउंड, है ना। जैसे मान लो FeSO4 है, FeSO4, Fe क्या है, मेटल है, और ये सल्फर ऑक्सीजन ये क्या है, नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स। तो ये जब भी ये बनाएंगे, ये क्या बनाएंगे, आयनिक कंपाउंड, है ना। तो आयनिक कंपाउंड क्या होगा, वाटर में आयंस प्रोड्यूस करेंगे, है ना। तो इसका जब एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे, है ना, इसको एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे तो ये क्या देगा, Fe आयन देगा 2+, और सल्फेट आयंस देगा 2-, है ना। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किस में होता है, आयनिक कंपाउंड्स में होता है। जो आयनिक कंपाउंड किसको बोलेंगे, जो वाटर में आयंस प्रोड्यूस करते हैं उनको बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। तो डबल डिस्प्लेसमेंट के बारे में मैंने क्या बोला, पहला चीज कि ये
ये टेक्स प्लेस इन आयनिक कंपाउंड्स इन सॉल्यूशन इन देयर वाटर सॉल्यूशन, है ना, उनके एक्वस सॉल्यूशन में होना चाहिए। ऐसे पाउडर रख दें, सॉलिड रख दें तो नहीं होगा, है ना, तो एक्वस सॉल्यूशन होना चाहिए। तो टेक्स प्लेस इन आयनिक कंपाउंड्स इन देयर वाटर सॉल्यूशन या एक्वस सॉल्यूशन, इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, पहला तो ये हो गया। दूसरा सिंपल डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या चल रहा था, दबंगई चल रहा था, है ना। क्या हो रहा था वहां पे कि जो हाई रिएक्टिव था मेटल, जो मोर रिएक्टिव था, वो लेस रिएक्टिव को क्या कर रहा था, डिस्प्लेस कर रहा था। यहां पे इस तरह का कोई काम नहीं होता है, यहां पे, है ना, म्यूचुअल सहमति से होता है। इसमें यहां पे क्या होता है, म्यूचुअल सहमति होती है यहां पे। तो इसमें क्या होता है कि ये रिएक्शन में क्या होता है, इस रिएक्शन में क्या होता है कि जो आयनिक कंपाउंड्स हैं, रिएक्टेंट्स जो हैं, जो रिएक्टेंट्स के जो आयनिक कंपाउंड्स हैं, इनके जो सॉल्यूशन इनका जो सॉल्यूशन है ना, जिसमें आयन रहते हैं, वो क्या करते हैं, सिंपली आयन को एक्सचेंज करते हैं। तो फिर से सुन लो, डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि द रिएक्टेंट्स जस्ट एक्सचेंज देयर आयंस। समझ में आ गया। तो इसमें जो आपसी सहमति से इसमें क्या करते हैं, अपने अपने आयंस को म्यूचुअली एक्सचेंज कर लेते हैं, है ना। यहाँ बिल्कुल परस्पर सहमति से, जैसे स्वैपिंग समझ लो, एक तरह से स्वैपिंग हो गई, है ना। तो जैसे मान लो ये है, जैसे Na2SO4 एक्वस, है ना, ये क्या हो गया, एक आयनिक कंपाउंड हो गया, इसका क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है, प्लस BaCl2, ये भी क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है। ठीक है, इनका रिएक्शन हुआ तो ये क्या बनाएगा, BaSO4, ये हो जाएगा सॉलिड, और फिर बन जाएगा NaCl एक्वस। ठीक है, ये रिएक्टिव सीरीज हटा देता हूं, अब इसका काम हो गया। तो इसमें क्या हो रहा है, सब देखो, ये मान लो एक कोई, मान लो ये फ्लास्क है ना, इसमें क्या हुआ, इसमें हमने डाल दिया इसको Na2SO4 का एक्वस सॉल्यूशन इसमें मिला दिया, है ना, और इसमें क्या मिला दिया, BaCl2 का एक्वस सॉल्यूशन मिला दिया, यानी दो कंपाउंड का एक्वस सॉल्यूशन इसमें मिला दिया हमने। ठीक है, सॉल्यूशन मिक्स हो गया। इसके बाद क्या होगा, इसमें यहां पे क्या बन जाएगा, BaSO4, है ना, ये है BaSO4। तो BaSO4 क्या हो जाता है, BaSO4 का प्रिसिपिटेट बन जाता है ना। ये BaSO4 क्या है, ये बेरियम सल्फेट है, ये वाइट प्रिसिपिटेट है, PPT, वाइट प्रिसिपिटेट बन जाता है। और वाइट प्रिसिपिटेट क्या है, सॉलिड उसको बोलते हैं। तो ये क्या होगा, नीचे क्या हो जाएगा, ये बैठ जाएगा, और NaCl एक्वस सॉल्यूशन में ऐसे रहता है। ठीक है, तो एक तो ये समझ में आ गया। तो इसमें क्या हुआ, जस्ट आयन का एक्सचेंज हुआ, है ना। तो सॉल्यूशन में ये क्या दे देगा, Na आयन देगा और सल्फेट आयन देगा 2- ये, और ये क्या देगा, बेरियम आयन देगा और क्लोरीन आयन दे देगा, है ना। तो ये जो है, ये इसका प्लस इसके माइनस के साथ चला जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा, है ना। ये चला जाएगा इसके साथ, और इसका प्लस इसके माइनस के साथ चला जाएगा। तो देखो सिंपली क्या किए, अपने आयन को क्या कर लिए, एक्सचेंज कर लिए। ठीक है, क्लियर।
तो बस इसमें एक चीज समझने वाली है कि जो प्रोडक्ट होता है, जैसे यहां प्रोडक्ट बना BaSO4 और NaCl, तो इन दोनों प्रोडक्ट्स में से एक जो प्रोडक्ट है ये क्या कर लेता है, उस सॉल्यूशन में से अपने को सेपरेट कर लेता है ना, म्यूचुअल सहमति करता है, लेकिन बाद में ये क्या कर देता है, धोखा दे देता है, बोलता है हम अब तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, हम अपने को अलग कर रहे हैं, है ना। तो वो अपने को सेपरेट कर लेता है ना, किस फॉर्म में, या तो सॉलिड के फॉर्म में कर लेगा या प्रिसिपिटेट के फॉर्म में कर लेगा, और वो अलग हो जाएगा सॉल्यूशन से वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। जैसे यहाँ पे BaSO4 प्रिसिपिटेट बन गया वाइट, और सॉल्यूशन में से वो बाहर हो गया, सेपरेट कर लिया अपने को, और जाके वो बैठ जाएगा। उसको तुम सिंपली फिल्टर करके, है ना, छान के फिल्ट्रेशन करके उसको अलग कर सकते हो। तो ये अपने को क्या कर लिया, सॉल्यूशन में से अपने को सेपरेट कर लिया। ठीक है, एक और हमने रिएक्शन देखा था, उसको डिस्कस कर लो। जैसे क्या था, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड, ये क्या बनाएगा, PbI2 प्लस KNO3। ठीक है, बैलेंस रिएक्शन चेक कर लेना, मैं लिख नहीं रहा हूँ, तो ये हो जाएगा के 2N है तो ये 2 कर लो, है ना, 2NO3 हो गया बैलेंस, अब ये 2 हो जाएगा, बैलेंस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये एक्वस है ना, ये कैसा है, एक्वस सॉल्यूशन है, और ये भी एक्वस सॉल्यूशन है, और ये क्या हो जाएगा, सॉलिड, ये क्या है, प्रिसिपिटेट, है ना। लेड आयोडाइड का प्रिसिपिटेट बन जाएगा, कैसा, येलो प्रिसिपिटेट, ये येलो प्रिसिपिटेट बन जाएगा, और ये अपने को सॉल्यूशन में क्या कर लेगा, अलग कर लेगा, और ये सॉल्यूशन में एक्वस फॉर्म में ये रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मैंने क्या बोला कि ये जो है आयनिक कंपाउंड्स जब अपने सॉल्यूशन फॉर्म में रहते हैं, सॉल्यूशन उनके रहते हैं, तो अपने आयन को सिंपली एक्सचेंज कर लेते हैं, है ना। और इसमें क्या बनता है, एक या तो प्रिसिपिटेट बनेगा या कोई सॉलिड बनेगा, और वो अपने को सेपरेट कर लेगा। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये 2 तरह के होते हैं। एक को बोलते हैं प्रिसिपिटेट रिएक्शन, जैसे अभी हमने 2 रिएक्शन देखा, उसमें क्या बन रहा था, प्रिसिपिटेट। और दूसरा एक और होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, जब एसिड बेस के साथ, है ना, एसिड का जो कोई सॉल्यूशन हो, बेस का कोई सॉल्यूशन हो, वो जब दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो उसमें क्या बनता है, साल्ट बनता है ना, और वाटर बनता है। इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, है ना। क्योंकि अगर एसिड है तो उसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक, बेस कैसा होगा, उसका बेसिक, दोनों मिलेंगे एक दूसरे को क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे, तो सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, न्यूट्रल हो जाता है ना। तो इसके लिए इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस में भी क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट होता है ना। तो न्यूट्रलाइज, जैसे मान लो ये है NaOH, है ना, एक्वस सॉल्यूशन मान लो, ले लो, तो ये क्या है, बेस, है ना, इसका NaOH का एक्वस सॉल्यूशन एक ऐसा है, बेस। और मान लो HCl ले लो, एक्वस सॉल्यूशन, तो ये क्या हो जाएगा, एसिड, है ना। तो इनका जब रिएक्शन होगा तो ये क्या बन जाएगा, NaCl क्या हो जाएगा, सॉलिड, और प्लस H2O लिक्विड। ठीक है, तो यहां पे ये क्या हो रहा है, ये अपने को सेपरेट करेगा, NaCl क्या हो जाएगा,
नीचे बैठ जाएगा ये भी NaCl। ठीक है, सॉल्ट बन गया ये। तो डिस्प्लेसमेंट, जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और जो भी प्रिसिपिटेट रिएक्शन होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, उनमें डबल डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, अब लास्ट रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इससे क्वेश्चन तो आना ही आना है ना। वैसे सारे रिएक्शन चैप्टर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। छठा रिएक्शन है, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो देखो इस रिएक्शन में क्या होता है ना, जो रिएक्टेंट्स होते हैं, एक रिएक्टेंट का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, तो दूसरे रिएक्शन का क्या होगा, रिडक्शन होगा। एक बार फिर से सुन लो ध्यान से। ऑक्सीडेशन रिडक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट्स का ही ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। कभी प्रोडक्ट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हम नहीं बोलते हैं। ऐसा कभी नहीं बोलते हैं कि प्रोडक्ट ऑक्सीडाइज हो गया या रिड्यूस हो गया। कौन होता है, रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट ही ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होता है। ठीक है, तो पहला बात तो ये समझ लो। दूसरा कि दो रिएक्टेंट हैं अगर, तो एक रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरे का ऑटोमेटिकली क्या होगा, रिडक्शन होगा। समझ में आ गया। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है ना, तो ऑक्सीडेशन कब हम पहचानेंगे कि रिएक्टेंट्स का ऑक्सीडेशन हुआ है और कब पहचानेंगे कि रिएक्टेंट्स का रिडक्शन हुआ है। तो उसकी पहचान क्या है, ऑक्सीडेशन, और इधर देख लो रिडक्शन। तो जब रिएक्टेंट में ऑक्सीजन ऐड हो जाए, है ना, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन बोलूं तो ऑक्सीजन एटम। तो जब रिएक्टेंट में ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो तो उसको वहां पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम, है ना। या तो रिएक्टेंट में रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, तो इन दोनों केस में क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। या एडिशन ऑफ नॉन मेटल, अगर नॉन मेटल ऐड हो रहा है ना, तो एडिशन ऑफ नॉन मेटल इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और चौथा है, इसको बोलते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। चौथी चीज क्या हो जाएगी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर उसके इलेक्ट्रॉन में लॉस हो रहा हो तो उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। ठीक है। रिडक्शन में जस्ट इसका उल्टा होगा। यहां पे क्या होगा, फर्स्ट यहां पे एडिशन हो रहा है तो यहां पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तब तो बोलेंगे रिडक्शन। एंड सेकेंड, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। और तीसरा, या तो एडिशन ऑफ मेटल का एडिशन हो रहा है ना। रिडक्शन में क्या होता है, मेटल्स का अगर एडिशन हो रहा है, कोई मेटल ऐड हो रहा है। और चौथा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है। ठीक है। तो ये पहचान है, ये चार पहचान है जिसमें
ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसका बहुत कम यूज आएगा तुम लोगों के लेवल पे। तो 3 इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन से क्लियर है, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है या हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है या नॉन मेटल का एडिशन हो रहा है। रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ मेटल। समझ में आ गया? अभी कुछ एग्जाम्पल करेंगे, क्लियर हो जाएगा एकदम। जैसे मान लो कापर है, कापर है, कापर कैसा होगा अभी बताया था, शाइनी ब्राउन कलर होता है इसका, शाइनी ब्राउन कलर, है ना। इसको ऑक्सीजन के साथ हीट कर रहे हैं, है ना। कापर को क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, है ना। ऑक्सीजन के प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं, इसको हीट। तो ये क्या बन जाएगा, CuO, बैलेंस कर लो 2 2। ये क्या बन गया, CuO। ये क्या हो गया, कॉपर सेकेंड, इसको बोलते हैं कॉपर सेकेंड ऑक्साइड, है ना। कॉपर भी कॉपर सेकेंड, कॉपर थर्ड ऐसे होता है ये भी, है ना। तो कॉपर सेकेंड ऑक्साइड या इसको क्यूप्रस ऑक्साइड बोल सकते हो। सेकेंड में अस लगता है, थर्ड में इक लगता है, वो पुराना नॉमेनक्लेचर है, नया नॉमेनक्लेचर यही है, कॉपर सेकेंड ऑक्साइड, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो कॉपर को जब हम हीट करते हैं तो कॉपर के ऊपर क्या होगा, एक ब्लैक कलर की कोटिंग हो जाएगी। तो ये क्या है, वो कोटिंग किसकी होती है, कॉपर ऑक्साइड की, है ना। कॉपर सेकेंड ऑक्साइड की कोटिंग होती है। तो इस कॉपर के ऊपर क्या हो गया, ये ब्लैक कलर की क्या हो जाएगी, कोटिंग। समझ में आ गया, ब्लैक कलर की क्या हो जाएगी, कोटिंग हो जाएगी कॉपर पे, ठीक है। अब देखो यहां पे इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, ध्यान से देखो। कॉपर के साथ क्या हो रहा है, देखो कॉपर जो था मेटल, उसके साथ क्या हुआ, कॉपर में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हुआ है, यहां पे क्या हुआ है, +O। कॉपर में ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो कॉपर का क्या हुआ है यहां पे, ऑक्सीडेशन। कॉपर का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, क्योंकि कॉपर में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हुआ है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन, है ना। ऑक्सीडेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं कि कॉपर जो है वो कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीडाइज हुआ, है ना। तो ऑक्सीडेशन भी लिख सकते हो, और या इसको ऑक्सीडाइज्ड, है ना। कॉपर इज ऑक्सीडाइज्ड ये भी बोल सकते हैं। तो इसको कैसा बोल सकते हैं, कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ है या कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीडाइज हुआ है ना। इसी तरह से इसका देखो ऑक्सीजन के साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ देखो ध्यान से क्या हो रहा है। ऑक्सीजन में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है ना। लेकिन ऑक्सीजन में यहां पे क्या हो रहा है, कॉपर क्या है, मेटल, कॉपर क्या है, मेटल। तो ऑक्सीजन के साथ क्या हो रहा है, मेटल का एडिशन हो रहा है। तो एडिशन ऑफ मेटल इज कॉल्ड रिडक्शन। तो यहां पे ऑक्सीजन का क्या हो गया, रिडक्शन, है ना, क्योंकि यहां पे प्लस मेटल, है ना। मेटल क्या हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ मेटल ऐड हो रहा है। तो एडिशन ऑफ मेटल इज कॉल्ड रिडक्शन। तो ऑक्सीजन का यहां पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है ना। तो इसको बोलेंगे रिडक्शन या रिड्यूस्ड, रिड्यूस्ड। तो यहां पे बोलेंगे ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड इनटू कॉपर ऑक्साइड। समझ में आ गया। वैसे भी अगर तुमने एक को पहचान लिया कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो सेकेंड का क्या होगा, रिडक्शन होगा। इसीलिए अगर एक चीज इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन में दोनों काम साथ साथ होता है।
अगर दो रिएक्टेंट्स हैं, अगर एक रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरा क्या होगा, रिड्यूस होगा। समझ में आ गया, इतना क्लियर हो गया। तो इसको हमने रिडक्शन क्यों बोला कि ऑक्सीजन में मेटल ऐड हो रहा है, तो एडिशन ऑफ मेटल इज रिडक्शन और एडिशन ऑफ नॉन मेटल इज ऑक्सीडेशन, ये बताया था। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन है ना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अच्छा, एक चीज और बस समझना है, इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत पूछा जाता है। देखो, ध्यान से सुनो, जिस रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन होगा उसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। उल्टा बोलेंगे, जिस रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन हुआ है उसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहां पे कॉपर क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है। और जिसका रिडक्शन हुआ है उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग है, क्लियर कर लो। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, कंफर्म करेंगे कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है, ये इतना ही पूछा जाता है। क्वेश्चन में आएगा कि किसका कौन सा रिएक्टेंट जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ है या कौन सा रिएक्टेंट रिड्यूस हुआ है, या पूछेगा किस रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। फिर पूछेगा कि इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। ये तीनों चीज आपको क्लियर हो गई। तो कुछ और एग्जाम्पल देख लो। अब जैसे मान लो वो कॉपर सेकेंड ऑक्साइड है ना, ये कैसा है, ब्लैक। ये क्या है, ये कैसा है, ब्लैक था। ये क्या है, कॉपर सेकेंड ऑक्साइड। मैं नाम नहीं लिख रहा हूं, कॉम्प्लिकेट, वो अभी समझाने में दिक्कत हो जाएगा, है ना। इस पे अगर हाइड्रोजन पास कर दो, हाइड्रोजन गैस, ये क्या है, सॉलिड, है ना। हाइड्रोजन गैस पास कर दो, है ना। ये कैसा है, ये गर्म होना चाहिए, है ना। ये कैसा होना चाहिए, गर्म होना चाहिए। यानी जो कॉपर जिस पे लेयरिंग हुई, कोटिंग बनी थी कॉपर ऑक्साइड की, वो गर्म होनी चाहिए। उस पर हाइड्रोजन पास कर दो तो ये क्या हो जाएगा, Cu+H2O बना देगा। ये हो गया सॉलिड और ये हो गया लिक्विड, या ये गैस वेपर स्टेट में मिलेगा। ठीक है, तो जो ब्लैक कोटिंग थी कॉपर ऑक्साइड की, वो कोटिंग क्या हो गई, हट हो गई, है ना। फिर कॉपर जो है वो क्या हो गया, शाइनी ब्राउन कलर उसका आ गया। समझ में आ गया, क्लियर है। अब देखो यहां पे देखते हैं, अब यहां पे देखो जो कॉपर ऑक्साइड है उसका क्या हुआ है, इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। इसका क्या हुआ है, रिडक्शन, क्योंकि यहां पे ऑक्सीजन रिमूव हुआ है ना। यहां से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या हो गया, रिडक्शन। यानी कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड। ठीक है, और हाइड्रोजन का देखो, इसका क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन। इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, क्योंकि हाइड्रोजन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हुआ है। तो ठीक है, तो इसका हो गया ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो इसका हो गया रिडक्शन, इसका हो गया ऑक्सीडेशन। तो दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट। समझा गया। तो इसमें कॉपर ऑक्साइड कैसा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और हाइड्रोजन कैसा है, रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। कुछ और एग्जाम्पल देख लो।
ये देखो Mg सॉलिड प्लस O2 गैस, ये क्या बनाया था, MgO, है ना, सॉलिड। ये रिएक्शन है। यहां पे देखो Mg का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, और O2 का क्या हो रहा है, O2 का क्या हो रहा है, रिडक्शन। ठीक है, Mg में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हुआ है ना, यहां पे प्लस O हुआ है, और यहां पे प्लस क्या हुआ है, मेटल, मैग्नीशियम क्या है, मेटल है ना, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ ऐड हो रहा है, तो यहां पे हो गया उसका रिडक्शन। समझ में आ गया। तो Mg इज रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीजन इज कैसा हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ठीक। तो ये जो रिएक्शन है, ये देखो, ये एक क्या है, एक तो ये किस तरह का रिएक्शन है, अगर देखा जाए तो एडिस कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ये कैसा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि इसमें दो इसमें रिएक्टेंट क्या हो रहे हैं, कंबाइंड होके सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, दूसरा इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोल सकते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जनरली क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक, क्योंकि इसमें हीट प्रोड्यूस होती है, तो ये एक्सोथर्मिक का भी एग्जांपल लिख सकते हो इसको, है ना। तो इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन का भी एग्जांपल दे सकते हो, एक्सोथर्मिक का भी एग्जांपल दे सकते हो, और तीसरा इसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन का भी इसको एज ए एग्जाम्पल दे सकते हो और समझा सकते हो। ठीक है, एक और रिएक्शन देख लो, ये है MnO2 प्लस HCl4, ये हो गया एक्वस, और ये हो गया सॉलिड, ये दे दिया MnCl2 एक्वस प्लस 2H2O प्लस Cl2। ठीक है, यहां पे देख लो MnO2 के साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है ना। MnO2 का क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन, रिडक्शन। HCl का क्या हो रहा है, HCl में से यहां पे क्या हुआ था, -O हुआ था, -O, है ना, ऑक्सीजन रिमूव हुआ। यहां पे क्या हो रहा है, -H हो रहा है, -H हो रहा है, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मीन्स क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, है ना। तो MnO2 क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, और HCl क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो MnO2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, HCl इज रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर। तो ये होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, अब दो चीज है ना, वैसे तो ये थर्ड चैप्टर में फिर से डिटेल में पढ़ोगे। एक टर्म है कोरोजन, कोरोजन, और दूसरी चीज है, इसको बोलते हैं रेनसीडीटी। तो कोरोजन क्या होता है, कोरोजन इज ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स। तो सिंपली कोरोजन मीन्स क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स, है ना, स्पेशली इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्ट ऑक्सीजन। जैसे आयरन है ना, आयरन
अगर ऐसे न्यू रहता है तो कैसा शाइनी ग्रे कलर का रहता है। लेकिन इसको एक्सपोज करके छोड़ दो, और जनरली अगर बारिश का मौसम है, जब है ना एयर में मॉइस्चर ज़्यादा होता है ना, तो उसका जल्दी से क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है नहीं, ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्शन करके और क्या बनाता है ना, रस्ट बना देता है ना। आयरन के ऊपर क्या हो जाएगा, एक रस्ट का क्या हो जाएगा, लेयर बन जाएगा, है ना, जिसको रस्टिंग बोलते हैं, है ना। तो इसी को बोलते हैं कोरोजन, है ना। इसी तरह से सिल्वर है, सिल्वर को बहुत देर तक ऐसे छोड़ दो तो सिल्वर क्या होने लगता है, ब्लैक होने लगता है। तो सिल्वर का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, मीन्स कोरोजन हो गया। ठीक है, घर में देखे होंगे कापर्स के, अगर तुम्हारे घर में वो होंगे बर्तन होंगे, है ना, यूटेंसिल्स होंगे, तो कापर पे देखोगे बहुत दिन तक अगर उसको ऐसे छोड़ दिया जाए तो उस पर ग्रीन कलर की क्या बन जाती है, लेयरिंग बन जाती है ना। तो वो बेसिकली क्या हुआ, कापर का ऑक्सीडेशन हो गया, है ना। तो ग्रीन कलर का उस पर लेयर बन जाता है ना। तो इसको बोलते हैं कोरोजन। कोरोजन मीन्स ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स इन अ लॉन्ग पीरियड। इसी तरह से रेंसिडिटी क्या होती है, रेंसिडिटी होती है सिंपली ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल्स या फूड आइटम्स विच हैव ऑयल और फैट्स। तो बेसिकली रेंसिडिटी क्या होती है, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। समझ में आ गया। जैसे अगर तुम्हारे घर में कोई नमकीन रखी हो, है ना, बहुत पुरानी नमकीन हो गई, तो वो क्या होती है, खाने में उसकी टेस्ट कैसी होती है, बहुत ही ख़राब उसका टेस्ट हो जाता है, और उसका जो स्मेल होता है बहुत ही मतलब ख़राब स्मेल होता है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं फैट्स के और ऑयल्स के या फैट्स के, वो मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, है ना, बहुत डिफरेंट क्या बनाते हैं, कंपाउंड्स बनाने लगते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, जिसके कारण उनकी स्मेल और टेस्ट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी मीन्स ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट्स। ठीक है, तो रेंसिडिटी को रोका नहीं जा सकता है ना, प्रिवेंशन कर सकते हैं, या जो ऑक्सीडेशन का रेट है ऑयल और फैट का, उसको हम कम कर सकते हैं। उसके लिए क्या करते हैं कि जो नमकीन है, या जैसे मान लो चिप्स है ना, कोई भी नमकीन अगर तेल में बना हुआ है कोई चीज़, तो उसको क्या करते हैं, एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं, जिससे क्या हो, उसमें एयर न जाए, यानी ऑक्सीजन उसमें न हो जाए। तो उसके कारण क्या होता है, जो ऑक्सीडेशन का रेट है उसको हम रिड्यूस करते हैं। दूसरा क्या होता है कि ऑक्सीडेशन को से प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें कोई एंटीऑक्सीडेंट मिला देते हैं, जैसे नाइट्रोजन, है ना। तो जैसे भी कोई नमकीन चीज़ है ना, तो उसके रैपर्स में पहले से क्या होते हैं, नाइट्रोजन गैस को भर देते हैं, फ्लश कर देते हैं, है ना। जैसे चिप्स के जो पैकेट आते हैं, चिप्स के पैकेट जो नमकीन होते हैं, उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। तो देखो कि चिप्स के पैकेट में बहुत सारा उसमें जगह खाली होता है, उन खाली जगह में क्या होता है, नाइट्रोजन भरी होती है। तो नाइट्रोजन क्या होता है, उनके रेंसिडिटी को प्रिवेंट करता है। ठीक है, तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा। तो आप अगर मेरे चैनल पर नया हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को पुश कर लीजिए, ताकि आपको मेरे जो नए वीडियोज़ जो भी अपलोड हैं वो आपको नोटिफिकेशन उसका मिलता रहे। तो आशा है आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। आप कमेंट करके ज़रूर हमको फीडबैक दीजिए। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम इसका देखेंगे, इसका जो एक्सरसाइज है उसको हम एक बार उसको डिस्कस करेंगे, और उसको अगर कोई सलूशन अगर चाहिए तो सलूशन भी देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।